नमस्कार विद्यार्थियों, गुड इवनिंग। मैं रामकिशन सर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, जहां हम बात कर रहे हैं NMMS एग्ज़ाम 2024 के क्वेश्चंस की। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे SST सामाजिक अध्ययन के जो 35 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं, उन क्वेश्चनों पर हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारी क्लास को। तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, पल्लव वंश के किस शासक ने पुलकेशिन द्वितीय, कौन है पुलकेशिन द्वितीय, यहाँ पे द्वितीय लिखा हुआ है। पल्लव वंश के किस शासक ने पुलकेशिन द्वितीय को हराकर पुलकेशिन द्वितीय को हराया और वातापी कोंड की उपाधि धारण की। कि पल्लव वंश का शासक था कौन? पल्लव वंश का शासक था पुलकेशिन द्वितीय। किसका शासक था ये? पल्लव वंश का शासक था कौन? पुलकेशिन द्वितीय। तो इस पुलकेशिन द्वितीय को हराया और किसकी उपाधि ली? वातापी कोंड की उपाधि धारण की। तो महेंद्र वर्मन ने, नरसिंह वर्मन ने, अपराजित वर्मन ने और यशो वर्मन ने, निम्न में से वो कौन सा व्यक्ति था जिसने पल्लव वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय को हराया और वातापी कोंड की उपाधि धारण की? तो वो व्यक्ति था, कौन था? नरसिंह वर्मन। कौन था? नरसिंह वर्मन था, जिसने किसको हराया था? पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। और उपाधि किसकी ली थी इसने? वातापी कोंड की। वातापी कोंड की क्या की उपाधि धारण की। किसने? नरसिंह वर्मन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश के किस शासक ने एलोरा में, कि राष्ट्रकूट वंश से संबंधित व्यक्ति था जिसने क्या किया? एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। राष्ट्रकूट वंश के किस शासक ने एलोरा में कैलाश मंदिर बनवाया? उसका नाम क्या है? कि कौन सा शासक था? राष्ट्रकूट शासक था, जिसने क्या किया? एलोरा में क्या बनवाया था? कैलाश मंदिर पर बनवाया था। कौन था वो? कृष्ण प्रथम था, राजध्रुव था, कृष्ण द्वितीय था या राजेंद्र प्रथम था? तो एलोरा में जो कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया वो कौन था? कृष्ण प्रथम। कौन था? राइट आंसर आएगा कृष्ण प्रथम। कौन था? एलोरा में कैलाश मंदिर का नाम किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने करवाया था। किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने, कृष्ण पष्ट ने एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। और वह किस वंश से संबंधित है? राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, किसने रामायण को तमिल में अनुवाद किया? कि जो रामायण हमारी धार्मिक पुस्तक है, इस पुस्तक का तमिल में अनुवाद किसने किया? कि रामायण है, इस रामायण का तमिल में अनुवाद किस व्यक्ति ने किया? वाल्मीकि ने किया। तो वाल्मीकि ने तो क्या लिखी थी? रामायण। रामायण लिखी थी किसने? वाल्मीकि ने। तुलसीदास ने क्या लिखी थी? रामचरितमानस। रामचरितमानस किसने लिखी थी? तुलसीदास जी ने लिखी थी। और ये कौन सी भाषा में लिखी थी? अवधी भाषा में। कौन सी भाषा में लिखी थी इन्होंने? रामचरितमानस अवधी भाषा में। किसमें? अवधी भाषा में लिखी थी। कंबन आदि शंकराचार्य। तो रामायण का तमिल में अनुवाद किसने किया था? रामायण का तमिल में अनुवाद किसने किया था? कंबन ने किया था। राइट आंसर आएगा सी कंबन। कि रामायण का तमिल में अनुवाद किसने किया था? कंबन ने किया था। वाल्मीकि ने क्या की थी? रामायण की रचना की थी। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी। और किस में लिखी थी? अवधी भाषा में लिखी थी। तो इसका राइट आंसर आएगा तमिल में अनुवाद किसने किया? कंबन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल वंश का मूल स्थान कौन सा है? कि पाल वंश था, पाल वंश था, उसका मूल स्थान कौन सा है? काबिज है, जोधपुर है, ग्वालियर है या बंगाल है? तो पाल वंश मुख्य रूप से कहाँ से संबंधित था? बंगाल से। कहाँ से संबंधित था? बंगाल से। तो राइट आंसर आएगा डी। पाल वंश का मुख्य स्थान, मूल स्थान क्या था? बंगाल था। क्या था? बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जो संविधान की प्रारूप समिति थी उसके क्या थे? अध्यक्ष कौन थे? ये पूछा है। अध्यक्ष कौन थे? संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? उसमें पूछा है राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर हरि सिंह नगौर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो जो प्रारूप समिति थी, इस प्रारूप समिति में अध्यक्ष सहित 7 सदस्य थे। इसमें कितने थे? 1+6 सदस्य। एक अध्यक्ष थे और 6 सदस्य थे। तो इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब इस प्रारूप समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। संविधान प्रारूप समिति थी, उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। और इस समिति में 1+6 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। राज्यपाल
के सदस्य, राज्यपाल के सदस्य, सॉरी यहाँ पे आना चाहिए राज्यसभा, टाइपिंग मिस्टेक हो गई शायद, यहाँ पे आना चाहिए राज्यसभा, कि राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। क्या पूछा है? न्यूनतम, मिनिमम आयु। तो राज्यपाल और राष्ट्रपति के 35 वर्ष किसके लिए चाहिए? राष्ट्रपति व राज्यपाल के लिए। राज्यपाल के लिए कितनी चाहिए? यदि राष्ट्रपति बनना है या राज्यपाल बनना है तो उसके लिए मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। और राज्यसभा के सदस्य के लिए कितनी आएगी? 30 वर्ष। क्या आएगी? 30 वर्ष। ये किसके लिए आएगी? राज्यसभा सदस्य के लिए। राज्यसभा सदस्य के लिए कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। यदि हमें या आपको किसी को भी राज्यसभा का सदस्य बनना है तो आपकी आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। इसके बाद 25 वर्ष की बात करें तो आपको एमपी बनना है, लोकसभा सदस्य के लिए कितनी चाहिए? 25 वर्ष चाहिए। लोकसभा सदस्य के लिए कितनी चाहिए? 25 वर्ष चाहिए। तो राइट आंसर आएगा राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 30 वर्ष। और राज्यपाल बनने या राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष। भारत के लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? कि हमारे यहाँ पे क्या है? संसद के 2 सदन है। कितने सदन है? संसद के 2 सदन। संसद के 2 सदन है, एक तो है लोकसभा और एक है राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा, ये क्या है? सदन है। संसद के सदन कितने हैं? 2 है, लोकसभा और राज्यसभा। तो पूछा है कि भारत के लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो कुल सदस्य होते हैं 250, 230, 545 या 552। तो कुल सदस्य कितने होते हैं? 545। कितने होते हैं? 545। राइट आंसर आएगा। कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 545। कितनी है? 545। कितनी है? 545। आगे बात करें, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा होती है, उसका पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का जो सभापति होता है वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है कौन होता है? उपराष्ट्रपति। और वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर जगदीप धनखड़। जो डॉक्टर जगदीप धनखड़ क्या है? हमारे वर्तमान में उपराष्ट्रपति है। वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर जगदीप धनखड़। जो क्या होता है? जो उपराष्ट्रपति होते हैं और राज्यसभा के क्या होते हैं? पदेन सभापति होते हैं। कौन? उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों की सदस्यता कितने वर्ष की होती है? कितने वर्ष की होती है? कि राज्यसभा का जो सदस्य बनता है वो कितने साल के लिए बनता है? तो लोकसभा की बात करें तो लोकसभा का सदस्य कितने साल के लिए चुना जाता है? लोकसभा का सदस्य 5 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? लोकसभा का सदस्य 5 वर्ष। कितना होता है उसका कार्यकाल? 5 वर्ष होता है। और राज्यसभा की बात करें, राज्यसभा का सदस्य कितने साल होता है उसका कार्यकाल? 6 वर्ष। कितना होता है उसका? 6 वर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या आना चाहिए? तो राइट आंसर आएगा कितने वर्ष की होती है उसकी? 6 वर्ष। तो राइट आंसर आएगा बी, 6 वर्ष। उसकी सदस्यता कितने वर्ष की होती है? 6 वर्ष के लिए वो राज्यसभा का सदस्य रहता है। और लोकसभा का सदस्य कितने वर्ष रहता है? 5 वर्ष रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वातावरण में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? वातावरण में सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है? ओजोन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन। तो वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में कौन पाई जाती है? 78% पाई जाती है। कौन? नाइट्रोजन। कौन पाई जाती है? नाइट्रोजन। तो राइट आंसर आएगा डी। वातावरण में सबसे ज़्यादा कौन पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है 78%। इसके बाद बात करें तो ऑक्सीजन पाई जाती है 21%। ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है? 21%। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, धरातल से कितनी ऊंचाई पर तापमान में 1 सेंटीमीटर की गिरावट आ जाती है? कि जैसे आप धरातल से ऊंचाई की ओर जाओगे तो कितने सेंटीमीटर जाने पर, कितने मीटर जाने पर तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की या सेल्सियस की क्या आएगी? 1 डिग्री सेंटीग्रेड की क्या आएगी? तापमान में गिरावट आएगी। तो पूछा है कितनी ऊंचाई पर? 165 मीटर, 156 मीटर, 161 मीटर, 561 मीटर की धरातल से आप ऊंचाई पे, कितनी ऊंचाई पे? 165 मीटर की ऊंचाई पे जाओगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड की क्या जाएगी? तापमान में गिरावट आ जाएगी। तो राइट आंसर आएगा 165 मीटर की ऊंचाई पे जाने पर तापमान क्या हो जाता है? कम होता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा गर्म होने के बाद, सॉरी यहाँ पे आया हवा, हवा गर्म होने के बाद, हवा गर्म होती है, गर्म होने के बाद ऊपर उठती है। हवा गर्म होकर कहाँ जाती है? ऊपर जाती है। तो इस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? हवा गर्म होकर ऊपर जा रही है तो ये प्रक्रिया किस नाम से जानी जाएगी? विकिरण क्रिया, संचलन क्रिया, संवहन क्रिया या परावर्तन क्रिया। तो हवा गर्म होकर ऊपर जाती है तो इस प्रक्रिया को संवहन क्रिया के नाम से जाना
जाता है। राइट आंसर आएगा सी, संवहन क्रिया। हवा का गर्म होकर ऊपर उठना क्या कहलाता है? संवहन क्रिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है? अभी मैंने आपको बताया 78% क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन। क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन। सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है। तो ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है? 21%। तो राइट आंसर आएगा बी, 21% क्या पाई जाती है? ऑक्सीजन वातावरण में पाई जाती है। राइट आंसर आएगा 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? गुलाम वंश की स्थापना किसने की? संस्थापक पूछा है कि वह व्यक्ति कौन है जिसने गुलाम वंश की स्थापना की है। गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? कौन थे? कुतुबुद्दीन, बलबन, इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान। तो गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो राइट आंसर आएगा कुतुबुद्दीन ए। राइट आंसर आ जाएगा हमारा कि गुलाम वंश की संस्थापक या स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था? कुतुबुद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद तुगलक ने कौन सी नई मुद्रा चलाई थी? कि मोहम्मद तुगलक था, इसने एक नई मुद्रा चलाई थी। कौन सी चलाई थी? चांदी की, सोना की, टिन की या तांबा? टिन या तांबा। सोना, चांदी, टिन या तांबा। तो मोहम्मद तुगलक ने जो नई मुद्रा चलाई थी किसकी चलाई थी? तांबे की चलाई थी। राइट आंसर आएगा डी कि मोहम्मद तुगलक ने जो नई मुद्रा चलाई उसका नाम क्या था? तांबा। क्या था? तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलबन ने वजीर प्रधानमंत्री के पद पर कितने वर्ष तक कार्य किया? कि जो बलबन था उसने वजीर प्रधानमंत्री के पद पर कितने साल कार्य किया? 10 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष या 40 वर्ष? तो जो बलबन था ये वजीर के पद पर कितने वर्ष रहा? 20 वर्ष ये क्या रहा? वजीर रहा, अर्थात प्रधानमंत्री के पद पर इसने कार्य किया। बलबन ने 20 वर्ष तक वजीर या प्रधानमंत्री के पद पर कार्य किया। राइट आंसर आएगा 20 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई किस किस के मध्य हुई थी? पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी 1526 में। कब हुई थी? 1526 में। किस किस के बीच हुई थी? अकबर और शेरशाह, बाबर और इब्राहिम लोदी, हुमायूं और शेरशाह, बैरमका और हेमू। तो अब जो पहली लड़ाई हुई थी वो किसके बीच हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच कौन सी पहली लड़ाई हुई थी? और दूसरी लड़ाई की बात करें तो हुमायूं और शेरशाह के बीच हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, खानवा की लड़ाई कब हुई थी? खानवा की लड़ाई हुई थी बाबर वर्सेस राणा सांगा। कौन? सांगा। किसके विरुद्ध हुई थी? बाबर और सांगा के विरुद्ध जो लड़ाई हुई थी वो कहलाती है खानवा की लड़ाई। कौन कहलाती है? खानवा की लड़ाई। और खानवा की जो लड़ाई हुई थी वो कब हुई थी? खानवा की लड़ाई हुई थी 1526 में, 1556 में, 1527 में या 1529 में। तो 1526 में क्या हुई थी? पानीपत की प्रथम लड़ाई। 1556 में क्या होती है? पानीपत की दूसरी लड़ाई। पानीपत की दूसरी लड़ाई। और पूछा है हमसे खानवा की लड़ाई कब हुई थी? 1527 में। राइट आंसर आएगा सी, खानवा की लड़ाई 1527 में हुई थी। बाबर वर्सेज राणा सांगा। बाबर वर्सेज राणा सांगा की लड़ाई 1527 में खानवा की लड़ाई हुई थी, जिस खानवा का युद्ध कहा जाता है। इलाहाबाद की संधि किसके साथ की गई थी? इलाहाबाद की संधि रॉबर्ट क्लाइव और किसके बीच हुई थी ये पूछा है। एक तो था रॉबर्ट क्लाइव, अंग्रेज अधिकारी था। इलाहाबाद की संधि और किसने की थी? ये की गई थी। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 में। कब हुई थी? 1765 में इलाहाबाद की संधि रॉबर्ट क्लाइव और मीर कासिम, नवाब नजमुद्दौला, शुजाउद्दौला या बहादुर शाह सफर। तो इलाहाबाद की संधि किसके बीच होती है? रॉबर्ट क्लाइव और शुजाउद्दौला के बीच होती है। तो राइट आंसर क्या आएगा? सी राइट आंसर आएगा। इलाहाबाद की संधि को कौन करता है? शुजाउद्दौला करता है। किसके साथ? रॉबर्ट क्लाइव के साथ। इलाहाबाद की संधि किसके साथ की गई? शुजाउद्दौला ने इलाहाबाद की संधि की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डचों द्वारा भारत में पहल बनाई गई प्रमुख फैक्ट्री कहाँ थी? कि डचों द्वारा जो फैक्ट्री भारत में बनाई गई थी वो प्रमुख फैक्ट्री कहाँ पे थी? डचों द्वारा भारत में बनाई गई कौन सी फैक्ट्री? प्रमुख फैक्ट्री कहाँ थी पूछा गया है। तो प्रमुख फैक्ट्री कहाँ थी? गोवा में थी, डच में थी, पुलिकट में थी या द्वीप में थी? तो कौन सी जगह थी? तो डचों द्वारा जो भारत में फैक्ट्री बनाई गई थी उन डचों की प्रमुख फैक्ट्री कहाँ थी? पुलिकट में थी। कहाँ थी? पुलिकट में। तो राइट आंसर आएगा पुलिकट। कहाँ थी उनकी पहले प्रमुख फैक्ट्री? पुलिकट नामक स्थान पर उनकी फैक्ट्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1615 में ईस्वी में सर थॉमस रो जो एक अंग्रेज अधिकारी था, राजदूत बनकर कहाँ भेजा गया था? तो अंग्रेज अधिकारी सर थॉमस रो कब आया था भारत? 1615 में। कहाँ पर आया था ये? तो राइट आंसर आएगा सी, कहाँ आया था ये? भारत में आया था।
1615 में कौन आता है? 1615 में एक अंग्रेज अधिकारी सर थॉमस रो भारत आते हैं। तो पूछा है 1615 में सन 1615 में सर थॉमस रो को राजदूत बनाकर कहाँ भेजा जाता है? भारत में भेजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद में रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? ब्रिटिश जो संसद है उसमें कौन सा एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, कब पारित किया गया? 1750 में, 1773 में, 1857 में, 1940 में। तो संसद में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था वो कब आया था? 1773 में। तो राइट आंसर आएगा बी। कौन सा आएगा? बी। 1773 में कौन सा एक्ट पारित हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई? तो इनकी स्थापना पूछिए कब हुई? 1901 में, 801 में, 1790 में, 1784 में। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब होती है? 1784 में होती है। राइट आंसर आएगा 1784। और स्थापना कौन करता है? सर विलियम जोन्स, सर विलियम जोन्स द्वारा स्थापित, सर विलियम जोन्स द्वारा स्थापित। तो नाम भी याद रखना, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1793 में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, तो याद रखना स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कब शुरू की गई? 1793 में। कब की गई? 1793 में। कौन सी व्यवस्था चालू होती है? स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। किसने लागू की? पूछा है लागू कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कब चालू होती है? 1793 में होती है। तो किस अंग्रेज अधिकारी ने लागू की है? विलियम पिट ने, रॉबर्ट क्लाइव ने, वारेन हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो किसने लागू की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसने लागू की थी। राइट आंसर आएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसने क्या की थी? 1793 में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना राष्ट्रीय एकीकरण। राष्ट्रीय एकीकरण करते हैं, सभी लोगों को हम एक करने का प्रयास कर रहे हैं। तो नागरिकों के मन में कौन सी भावना व्याप्त रहती है? यदि राष्ट्र का एकीकरण कर रहे हैं तो नागरिकों के मन में कौन सी भावना रहेगी? पूछा है राष्ट्रीयता की भावना रहेगी क्या? धार्मिक भावना रहेगी क्या? जातीयता की भावना रहेगी क्या? उपरोक्त में से कोई नहीं रहेगी। तो राष्ट्रीय एकीकरण में नागरिकों के मन में क्या रहती है? राष्ट्रीयता की भावना रहती है। किसकी? राष्ट्रीयता की भावना रहती है। राइट ऑप्शन आएगा ए। उसमें कौन सी भावना रहेगी? राष्ट्रीयता की भावना रहेगी। राष्ट्रीय एकीकरण किया जाएगा तो नागरिकों के मन में पूरे राष्ट्र में एकता की भावना रहेगी, राष्ट्रीयता की भावना रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में कितनी भाषाओं को सूचित किया गया है? तो संविधान है, भारतीय संविधान है, उसमें कितनी भाषाओं को अधिसूचित किया गया है, शामिल किया गया है? 14, 18, 22 या 26? तो भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को क्या किया गया है? 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। कितनी भाषाओं को? 22 भाषाओं को संविधान में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य क्या है? हमारा राष्ट्र का लक्ष्य क्या होना चाहिए? लोकतंत्र ने, अर्थात लोकतंत्र, राजतंत्र, साम्राज्यवाद या वानाशाही, तानाशाही। तो हमारा जो लक्ष्य होना चाहिए वो राष्ट्र का लक्ष्य क्या होना चाहिए? हमारे राष्ट्र का लक्ष्य क्या होना चाहिए? राजतंत्र, लोकतंत्र, साम्राज्यवाद या तानाशाही। तो हमारे जो राष्ट्र का लक्ष्य है वो क्या है? लोकतंत्र। क्या है? लोकतंत्र। तो राइट आंसर आएगा ए, लोकतंत्र। हमारे राष्ट्र का जो लक्ष्य है वो क्या है? लोकतंत्र है। हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य क्या है? लोकतंत्र की स्थापना करना। लोकतंत्र का मतलब जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन। निस्त्रीकरण अर्थात बिना शस्त्र के क्यों आवश्यक है? कि हम लोग बिना शस्त्र के लिए, हमें हथियार रखने की आवश्यकता ही नहीं है, हम लोग राजी खुशी रहें, हमारे पास कोई अस्त्र न हो, तो उसको बोलते हैं निशस्त्रीकरण क्यों आवश्यक है? विश्व शांति के लिए, युद्ध के लिए, सरकार बनाने के लिए, परमाणु शस्त्रों के लिए, परमाणु शस्त्रों के लिए, सरकार बनाने के लिए, युद्ध के, या विश्व शांति के लिए। तो हमें निशस्त्रीकरण अपनाना क्यों आवश्यक है? विश्व शांति के लिए। क्यों? राइट आंसर आएगा हमें विश्व में शांति चाहिए तो हमें बिना शस्त्रों के रहें, बिना हथियारों के रहें और अपने जो भी समस्याएं वो बातचीत से सोल्व करने का प्रयास करें। तो निशस्त्रीकरण आवश्यक है विश्व शांति के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति व धर्म के आधार पर यदि मतदान होता है तो लोकतंत्र को क्या करेगा? यदि हम लोग क्या करते हैं, जाति और धर्म देखकर मतदान कर रहे हैं, वोट दे रहे हैं, तो हमारे लोकतंत्र को क्या कर सकता है? शक्तिशाली बनाता है, कमजोर करता है, हमारे अधिकार सुरक्षित करता है, या उपरोक्त सभी। तो अगर हम जाति और धर्म के आधार पर वोट डालेंगे तो हमारे लोकतंत्र को क्या करेगा भाई साहब? वो हमारे बच्चों क्या करेगा? हमारे लोकतंत्र को कमजोर करेगा। तो राइट आंसर आएगा बी। राइट आंसर क्या आएगा? बी। वो लोकतंत्र को क्या करेगा? कमजोर करता है। राइट आंसर आएगा बी, कमजोर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस देश में सबसे अधिक भूकंप आते हैं? तो वो कौन सा देश है जिसमें सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं? तो वो देश है भारत है क्या, फ्रांस है क्या, जापान है क्या, या श्रीलंका है? तो जापान देश में सबसे ज़्यादा क्या आते हैं? भूकंप आते हैं। किस देश में आते हैं? जापान। तो राइट आंसर आएगा क्या? जापान। राइट आंसर आएगा सी, जापान में सबसे ज़्यादा क्या आते हैं? भूकंप आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया की घोषणा कब हुई थी? कि महारानी विक्टोरिया कब घोषित की गई थी? 1757 में। 1757 में क्या हुआ था? याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लासी का युद्ध। क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध। कौन किसके बीच हुआ था ये युद्ध? रॉबर्ट क्लाइव वर्सेज सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के बीच हुआ था ये। 1858, 1957, 1965। तो महारानी विक्टोरिया की घोषणा कब हुई थी? 1858 में क्या होती है? महारानी विक्टोरिया की घोषणा होती है। और 1858 से ही ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार भारत से हटकर किसके पास चला जाता है? ब्रिटिश संसद के पास चला जाता है। तो महारानी विक्टोरिया की घोषणा 1858 में होती है। महारानी विक्टोरिया की घोषणा कब होती है? 1858 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना ब्रह्मा समाज की स्थापना ब्रह्मा समाज की स्थापना 1828 में किसने की थी? इसकी स्थापना हुई थी 20 अगस्त 1828। 20 अगस्त 1828 में कौन सी होती है? ब्रह्मा समाज की स्थापना की जाती है। तो किस व्यक्ति ने ब्रह्मा समाज की स्थापना 1828 में की थी? ईश्वर चंद ने, स्वामी दयानंद ने। स्वामी दयानंद ने तो किसकी की थी? आर्य समाज की स्थापना। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद ने। राजा राम मोहन राय ने। केशव चंद्र। तो राइट आंसर आएगा राजा मोहन राय के द्वारा कौन सा समाज की स्थापना? ब्रह्मा समाज की स्थापना की गई थी। ब्रह्मा समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। और स्वामी दयानंद जी के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। दोनों इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मा समाज राजा राम मोहन राय, आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम की रचना किसने की थी? वंदे मातरम की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, स्वामी विवेकानंद जी ने की थी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो वंदे मातरम की रचना किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किसकी की थी? वंदे मातरम की रचना की थी। वंदे मातरम की रचना की किसने? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने क्या की थी? वंदे मातरम की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थल सेना का मुख्यालय कहाँ है? जो हमारी थल सेना होती है, 3 सेना होती है, थल सेना, जल सेना और वायु सेना। तो थल सेना का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है, बेंगलोर में है, विशाखापट्टनम में है, या फिर नई दिल्ली में। तो थल सेना का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? नई दिल्ली में। तो राइट आंसर आएगा डी, थल सेना का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। थल सेना का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, तारापुर परमाणु केंद्र किस राज्य में स्थित है? जो तारापुर परमाणु केंद्र है वो किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब। तो तारापुर क्षेत्र का जो परमाणु केंद्र है कहाँ पर है वो? तारापुर परमाणु केंद्र महाराष्ट्र राज्य में। कहाँ है? राइट आंसर आएगा बी, तारापुर परमाणु केंद्र किस राज्य में है? तारापुर परमाणु केंद्र महाराष्ट्र राज्य में है। तो यह हमारी आज की क्या थी? क्लास थी, जिसमें हमने SST के जो 35 क्वेश्चन आपके NMMS एग्जाम में आते हैं उन क्वेश्चनों की चर्चा हमने आज की क्लास में की है। धन्यवाद।